गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं श्याम कुमार मौर्य, असिस्टेंट प्रोफेसर, वाल्मीकि टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, वैशाली के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बीएड प्रथम वर्ष, कोर्स 4 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के अंतर्गत आज हम आप लोगों को यूनिट 2 के अंतर्गत अनुदेशन के माध्यम से समीक्षात्मक समालोचना, स्कूल में विभिन्न पंजीकृत विषय के बारे में बताएंगे। क्रिटिकल रिव्यू ऑफ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, डिफरेंट स्कूल सब्जेक्ट एज रजिस्टर्ड। आज हम आप लोगों को यह टॉपिक पढ़ाएंगे और इसके विषय में जो भी जानकारी है उसको उपलब्ध कराएंगे। अनुदेशन का तात्पर्य सामान्यतया छात्रों को सूचना प्रदान करना होता है। यह कार्य शिक्षक द्वारा या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा संपन्न किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षण में अनुदेशन निहित है। प्रारूप को हम वैज्ञानिक विधि से जांच किए गए सिद्धांत पर आधारित मानते हैं। प्रत्येक शोधकर्ता का एक प्रारूप होता है जो कुछ सिद्धांतों पर कार्य करता है। प्रारूप के द्वारा हम प्रतिमान मॉडल विकसित करते हैं और अंत में उसके सिद्धांतों के रूप में स्थापित करते हैं। अनुदेशन का अर्थ है सूचना प्रदान करना या निर्देशन देना। अनुदेशन का तात्पर्य सूचना देना, चाहे वह कोई भी माध्यम हो। दृश्य सामग्री द्वारा सूचना देना, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से सूचना देना, समाचार के माध्यम से सूचना देना, किसी व्यक्ति के माध्यम से सूचना देना, यह सब अनुदेशन का कार्य है। अनुदेशन का कार्य होता है सूचना को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना। डॉक्टर ए.आर. शर्मा के अनुसार अनुदेशन तकनीकी का अर्थ है जिसको विधियों और प्रविधियों का जाल कहा जाता है। जब तक विद्यार्थी अपने लक्ष्यों को प्राप्त न कर सके तब तक लागू करना पड़ता है। जैसे जब हम आप लोगों को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वह तब तक देते रहते हैं जब तक कि आप लोग उसको भली भांति समझ सकें और उसके विषय में जान सके। जब आप उसको अच्छी तरह से समझ जाएंगे, जान जाएंगे, तब हम सूचना देना बंद कर देंगे। कक्षा कक्ष अनुदेशन की अवधारणा। कक्षा कक्ष की अवधारणा निम्न है। पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे तत्वों में विभाजित किया जाए। जो पाठ्य वस्तु है उसको छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाए। पाठ्य वस्तु ज़्यादा लंबी न हो। अनुदेशन के द्वारा छात्रों को अपनी व्यक्तिगत क्रियाओं के अनुसार प्रत्येक छात्र को सीखने का अवसर देना चाहिए। यदि कक्षा में कोई विद्यार्थी सीखना चाहता है तो उस विद्यार्थी को सीखने के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए। अनुदेशन की सहायता से छात्रों को अधिगम के लिए पुनर्बलन देना। जब भी छात्र सीखने के लिए उत्प्रेरित हों उनको फीडबैक देना चाहिए। तकनीकी विधियों की सहायता से अधिगम के उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकती है। शिक्षक के बिना छात्र स्वयं अध्ययन करके सीख सकता है। इसमें इंस्ट्रक्शन या अनुदेशन के माध्यम से यदि अध्यापक क्लास में न रहें तब भी विद्यार्थी इस विधि का प्रयोग करके सीख सकते हैं।
कक्ष अनुदेशन की विशेषताएं। अनुदेशन का अर्थ सीखने के उद्देश्यों तक पहुंचना है। पाठ्य वस्तु का विश्लेषण कर विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करना जो आवश्यक हो। अनुदेशन का प्रयोग करके शिक्षण प्रक्रिया को सुधारना। अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षकों के अभाव में भी अनुदेशन की प्रक्रिया चालू रहती है। भाषा के शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए अनुदेशन के साधनों का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम दो भागों में बांटते हैं, मौखिक साधन और दृश्य श्रव्य साधन। मौखिक साधन के अंदर इसमें मुख्य रूप से प्रश्न उत्तर आते हैं। दृश्य श्रव्य साधन में श्यामपट्ट, चलचित्र, मानचित्र, पोस्टर, रेडियो, दूरदर्शन, फाइल्ड बोर्ड इत्यादि जो सामग्री है दृश्य श्रव्य सामग्री या साधन के अंतर्गत आते हैं। स्कूल के विभिन्न पंजीकृत विषय। विद्यालय में विभिन्न विषयों का अध्ययन कराया जाता है। इन विभिन्न विषयों का अध्ययन कुछ विशेष भाषा हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू तथा अन्य भाषाओं के माध्यम से होता है। वर्तमान समय में विद्यालय के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक शिक्षा के लिए विभिन्न विषयों को सम्मिलित किया गया है। प्राथमिक विद्यालय में पंजीकृत विषय। प्राथमिक विद्यालय में लोअर प्राइमरी क्लास के अंतर्गत क्लास 1, 2, 3 आते हैं में मातृभाषा के माध्यम से ही शिक्षा देना चाहिए तथा अंतिम 4th एवं 5 कक्षा 4 और कक्षा 5 की कक्षाओं में दूसरी भाषा का आरंभ करने का प्रावधान है। इसलिए प्राइमरी स्तर के पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय एकता और आदर्शों से प्रमाणित विषयों की हिंदी, विभिन्न विधाओं में कविता, कहानी इत्यादि का प्रावधान है तथा 4th कक्षा 4 और कक्षा 5 की कक्षा में हिंदी के साथ साथ गणित, कला, अंग्रेजी का भी प्रावधान है। माध्यमिक स्तर पर पंजीकृत विषय। पूर्व माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषी प्रदेशों में हिंदी तथा संस्कृत भाषा का अध्ययन होना चाहिए। जहाँ जहाँ हिंदी भाषी क्षेत्र हैं वहाँ पर संस्कृत भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अहिंदी भाषी जिस राज्य में हिंदी भाषा मातृभाषा न हो वहाँ हिंदी संस्कृत के साथ उसकी मातृभाषा का प्रावधान है। इसलिए माध्यमिक स्तर पर हिंदी, गणित, अंग्रेजी, संस्कृत के साथ सामाजिक विषयों का अध्ययन किया जाना चाहिए, क्योंकि अवस्था परिवर्तन के साथ बच्चों को विषय क्रमशः बढ़ते क्रम में रखना उचित होता है। अब आते हैं उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम के विषय में। उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम के विषय में अनिवार्यता की कोई बात नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है। कोई भी विद्यार्थी जो इंटर पास कर चुका है वह उच्च शिक्षा में जा सकता है। उच्च शिक्षा में विषयों की कमी नहीं है। इतिहास, भूगोल, अंग्रेजी, संस्कृत, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, कला, समाजशास्त्र, नागरिक शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, संगीत, उर्दू इत्यादि ये सब जो विषय हैं, विषय में से कोई भी विषय विद्यार्थी ले सकता है जिसमें विद्यार्थी की रुचि हो। उच्च शिक्षा पीजी करने के बाद कोई भी विद्यार्थी शोध कार्य का काम कर सकते हैं, लेकिन शोध कार्य के कुछ नियम हैं। उसके अनुसार जो विद्यार्थी आते हैं केवल वही शोध कार्य कर सकते हैं, बाकी विद्यार्थी शोध कार्य नहीं कर सकते हैं। तो उच्च शिक्षा की
यह जो पाठ्यक्रम के विषय में टॉपिक है हमने आपको बताया और आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो आज का मेरा यह टॉपिक समाप्त होता है। पुनः हम नए एक टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे।